हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज हम क्लास 11th ओके केमिस्ट्री की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, क्लास 11th की वीडियो करेंगे आज हम। आपको मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे ही हम चलेंगे। मैं शिप्रा अग्रवाल। ओके, अब आप सब जान ही गए होंगे। नहीं जाने हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम जो है मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सब करा दिया था और लॉज करा दिए थे आपको सारे, जितने भी लॉज होंगे 4-5। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉज हैं वो सब मैं आपको करा चुकी हूँ। और अब हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मॉसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, दिस इज आवर टॉपिक। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपको जो है मैं एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगी कि एटॉमिक मास क्या होता है हमारा। द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, यू नो। बट nowadays we have sophisticated techniques। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं हमारे पास? जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिससे कि हम एटॉमिक मास को अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली। ओके, लेकिन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि 19th सेंचुरी में खाली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही जो साइंटिस्ट थे वो मास को, रिलेटिव मास को किसी भी एटम के डिटरमाइन कर पाते थे। जैसे हाइड्रोजन उन्होंने सबसे लाइटेस्ट एटम लिया था और ये असाइन किया था कि उसका मास 1 होता है, उस पर कोई यूनिट नहीं ली थी। जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके जो मासेस थे वो इससे रिलेटिव थे, किससे? हाइड्रोजन के मास से। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में जो एटॉमिक मास है वो आपका किस पे बेस्ड है? यू नो वेरी वेल, कार्बन 12 पर। ठीक है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया गया है और ये हमारा 1961 में सभी के द्वारा इस पर सहमति बनी, सभी ने इसको एग्री किया। कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे करते हैं कार्बन को आपको बताइए, यू नो 12C। ओके, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कार्बन 12 के एटम को। उसके बाद कार्बन 12 का जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास था वो निकाला गया तो वो कितना था? 12 था और उसको यूनिट भी दी गई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और जो दूसरे एलिमेंट्स थे उनके जो एटॉमिक मास निकाले गए वो इसको स्टैंडर्ड मान के ही डेराइव किए गए। अब हम 1 एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, now yes we will start। okay, तो 1 AMU क्या होता है आपका? 1 AMU is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। ओके, और 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है? इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारी
1 AMU की वैल्यू होती है। ओके, तो अब अगर हम AMU की टर्म्स में मास निकालना चाहें, इन टर्म्स ऑफ AMU द मास, क्या होगा मास हमारा, इज इक्वल टू 1.67 जो हमारा एक्सपेरिमेंट से कार्बन का हमको मिला था ग्राम अपॉन ये जो हमारा AMU की 1 AMU की आपको वैल्यू पता चली है, फाइंड हुई है। ओके, देखो नियरली सेम है, ये दोनों नियरली ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आया था 1.0078 AMU, इसको इधर ले लो तो 1.008 AMU फाइनली हमारी ये हुई थी। अब जो हमने ये लिया है ऑक्सीजन का मास लिया है, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ये हमने हाइड्रोजन का निकाला है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का ही तो 1.008 होता है, आपको पता ही है ना। द मास ऑफ इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 AMU। और अब इसको रिप्लेस कर दिया है सिंपल U से, आप खाली U से इसे रिप्रेजेंट करते हो, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास। ओके, क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ रही है हर चीज, ठीक है। तो ये मैंने आपको AMU के बारे में पूरा बता दिया है। अब हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो मैं इसे रब कर देती हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ये मेरी सेकेंड वीडियो है, ओके, क्लास 10 की सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर 1, सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर 1। ओके, तो अब हमारा हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ओके, क्या होता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स आपको नोन है, 12C, 13C और 14C। उनके जो रिलेटिव अबंडेंस है, यानी कि इस एटमॉस्फेयर में कौन सा आइसोटॉप कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कितनी उसकी वैल्यू पाई जाती है, और एक हम इनका लेंगे AMU में एग्जैक्ट, जो हमारा एटॉमिक मास है ना, और उस सब का हम एवरेज फाइंड करते हैं, तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास किसका, कार्बन का आ जाता है। ठीक है, मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटॉप, you know very well. When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance पर, मतलब जितने वो हैं प्रेजेंट हैं परसेंट अकरेंस के अकॉर्डिंग, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। जैसे कार्बन का ले लेते हैं हम एग्जांपल, हमारा कार्बन के 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, 12C, 13C एंड 14C। ठीक है, अब हम इनकी रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं, रिलेटिव अबंडेंस कि नेचर में ये कितने हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे ज्यादा है, 98.802 है ये हमारा, ये 1.108% प्रेजेंट है, और ये बहुत लीस्ट अमाउंट में है, 2 × 10⁻10। ठीक है, इतना है ये आपका प्रेजेंट। अब इसका AMU निकालो, एटॉमिक मास यूनिट, इसका कितना है बताओ, बता दो आपको, 12, 13, 14, 12 एग्जैक्ट लिखना, जो एग्जैक्ट लिख लो, इसका तो एग्जैक्ट 12 ही होता है, इसका होता है 13.0335। ओके, और इसका होता है हमारा 14, ये 14 पूरा लिखना चाहो आप पूरा भी लिख सकते हो, उसे
पॉइंट के 3-4 प्लेस तक जाके कोई इतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू इफेक्ट नहीं होती है। 317, ठीक है, ये आपकी हो गई। अब आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो सिंपल है, देखो 12 इंटू ये प्लस 13 इंटू ये प्लस 14 इंटू ये, तो सारा आपका जब आप फाइंड करते हो एवरेज एटॉमिक मास, क्या बताया मैंने आपको, 12 इंटू दिस 12 इंटू 98.802 प्लस 13.0335 इंटू 1.108 प्लस 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10। तो जब इनको पूरा कैलकुलेट करते हो आप तो 12.011 यू आपका आता है। तो यही आपका एवरेज एटॉमिक मास हो गया किसका, कार्बन का। इसी तरह से आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3। उनकी ये लिख लोगे आप भाई H1, H2, H3, यहाँ पे उनके रिलेटिव अबंडेंस लिख लोगे। ये वाला जो H1 होता है 98 होता है, ये ट्रेसेस अमाउंट में होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, और ये 2 इंटू 10⁻⁻ समथिंग इसी तरह से होता है। फिर इसका आ जाएगा आपका 1, 2 और 3, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करके सेम यही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको कर पाए या नहीं कर पाए हो, एवरेज मास एटॉमिक मास को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूलर मास। बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ, इतना इजी वे में पढ़ा रही हूँ आपको कि चैप्टर आपको इतना आसान लगने लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ओके। बहुत मेन जो एग्जाम में आने वाला है इस चैप्टर में से बस वही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ओके। अब है हमारा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ओके। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है भाई, एटम, जो हमारा एटॉमिक मास था वो तो हमारा एटम से रिलेटेड था। अब हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनका सम आपका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। सिंपल है, जैसे आपने C6H12O6 ले लिया, ओके, उसमें आपने जो है देख लिया कितने एलिमेंट्स हैं, कितने वो हैं एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के आपके 6 हैं। तो 6 इंटू 12 प्लस इस तरह से करके आपने जो है फाइंड कर दिया जितने भी इसके 12 इंटू 1.008 जो भी था, है ना, और प्लस 16 वो 6 इंटू 16.00 जो भी उसका ऑक्सीजन का क्या बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन का कितना होता है 16.006 ऐसे करके कुछ ले लो आप, 16 ले लो एग्जैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको ये वाले एग्जांपल में बताया भी था कि आपने इतनी लेंथी कैलकुलेशन करी और इतना वो क्या आया आपका आंसर वही 12.011। तो पॉइंट के 3rd प्लेस पे या 4th प्लेस पे जाके आपका फर्क पड़ता है, उतना आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आप सिंपल, आपके बुक में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम एक CH4 लेंगे, CH4, तो देखो एग्जाम्पल इसका निकालेंगे हम, क्या है C प्लस 4H, है ना, C का कितना है 12, 4 इंटू 1 12 प्लस 4 कितना आ गया 16। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया CH4 का आपका 16 आ गया है। अगर मैं एग्जैक्ट भी लूँ, देखो अब एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ भाई, इसका कितना आया था 12.011 प्लस 4 इंटू 1.008, है ना, तो 12.011 प्लस 4 8 जा 32, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, और हम अगर इनको ऐड करते हैं तो हमारा आता है 2 और 1 4, 3 और 1 4, इतना आता है आपका 16.044, है ना। तो क्या फर्क पड़ा आपका, कुछ नहीं, है ना,
देखो पॉइंट के आपके जाके सेकंड और थर्ड प्लेस पर इफेक्ट आ रहा है, तो वो हमारा कंसीडर होता ही नहीं है, तो इसलिए हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है यू। ठीक है, अभी आपको बताया था कि यूज की यूनिट है अब जो है। इसी तरह से आप वाटर का निकाल सकते हो और भी निकाल सकते हो, इथाइल अल्कोहल का निकाल सकते हो, C2H5OH। ये अपने होमवर्क समझ के घर पे आप करना। ठीक है, किस किस के, ये आपका होमवर्क हो गया। एक तो आप फाइंड करना C6H12O6 का, और एक करना C2H5OH का। ठीक है, नेक्स्ट एसिटिक एसिड का करना। ठीक है, ये आप करना और मुझे बताना कि कितने कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला मास। तो अब हम फॉर्मूला मास पे आएंगे। देखो कितना इजी वे है, आपको ये वाला चैप्टर इतना आसान लग रहा होगा कि आज से पहले आपको इतना इजी कभी ही नहीं लगा होगा चैप्टर, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा। सेशन पसंद आ रहा हो तो बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मेरी वीडियो देख सके। और YouTube पर मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तभी हम लोग YouTube पर बने रहेंगे, आप और हम, है ना। मैं बनाऊंगी तो आप मुझे देखोगे, तो तभी हम बने रहेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। अब इसमें फॉर्मूला मास क्या होता है। सम सब्सटेंसेस सच एज sodium chloride NaCl do not contain discrete molecules as their constituent units। यानी कि कुछ जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उनकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स नहीं होती, वो आयंस में होते हैं। जैसे NaCl का एग्जांपल मैंने आपको बताया है, तो NaCl में Na आयन है और Cl आयन है ना। गॉट माई पॉइंट, गेट माई पॉइंट, ओके। तो इसमें जो है पॉजिटिव सोडियम आयन जो है और नेगेटिव जो क्लोराइड आयन है, उनकी एंटाइटीज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपस में अरेंज होते हैं, ये इस तरह से समथिंग लाइक दैट, ऐसे पैक्ड होते हैं ये। इनमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, इस तरह से भाई एक सोडियम ले लो और वो 6 क्लोरीन से कवर होता है। ठीक है, अभी आप जो है इतना ही, अगर हम इसको सपोज करो ये हमारा Na है, तो ये हमारे Cl 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 और Cl। इसी तरह से अगर हमारा ये एक Cl है, तो फिर 3D स्ट्रक्चर में आप इसको ऑब्जर्व करोगे, बुक में आपके दे भी रखा है। फिर ये हमारा 6 Na से होता है, NaCl। ओके, एग्जाम्पल। तो हम ब्लैक बोर्ड पे तो आपको 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकते हैं, खाली हम एज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर्मूला हो गया आपका NaCl का, NaCl, तो जो इस फॉर्मूले को आप मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो, वही आपका फॉर्मूला मास कहलाता है। जैसे आपने इसका Na का मास प्लस Cl का मास, Na का मास 23 होता है, इसका 35.5 होता है, तो 58.5 आपका इसका फॉर्मूला मास आ गया। ओके, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला मास हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू रख के निकालना चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, और इसकी वो यूनिट आपको पता ही मैंने अभी ये होती है। ठीक है, क्लियर अच्छे से। इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मास में उन्हीं के निकालोगे आप, ठीक है, उन्हीं के निकालोगे, या AgCl का निकाल लेना, AgCl का निकाल लेना, H2O का निकाल लेना, है ना, इनके निकाल लेना है चाइन करके, या फिर ऐसे ही 2 HO करके AgCl AgBr का निकाल लेना, ऐसे निकाल लेना। ठीक है, Ag का 100 पॉइंट समथिंग होता है, 100 ले लेना, ठीक है, इसका 35.5 ले लेना। हिंट तो मैंने आपको भी दे दिया। इसमें बुक में एक एग्जांपल भी दे रखा है ग्लूकोज का C6H12O6 का निकालने के लिए, वो भी आप होमवर्क में खुद से करना, और पीछे जो बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है इससे रिलेटेड, वो भी आप करना। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है वो, ठीक है। जब मैं जवाब ना दूँ तब है, लेकिन आप कमेंट करके पूछो तो पहले, है ना, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट एंड मोलर
मास। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ओके, तो इसमें आपके जैसे आपको पता ही चल रहा है कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। तो मोल क्या होता है? सबसे पहले जैसे आप जानते हो 1 डजन में 12 यूनिट होती है, 1 ग्रॉस में 20 आइटम्स, 1 ग्रॉस में 144 आइटम्स होते हैं, एक स्कोर में आपके 20 होते हैं, है ना, जानते हो ना। उसी तरह से हमने एटम, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को, एंटाइटीज को एक काउंट करने के लिए कॉन्सेप्ट दी है, उस कॉन्सेप्ट को हम मोल कहते हैं। ओके, तो मोल हमारा एसआई सिस्टम में क्या हो गया, जो हमारा 17th सेंचुरी में किया गया था, और वो जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं उसमें से लास्ट हमारी बेसिक यूनिट मोल ही है। कौन कौन सी हैं जरा रिमाइंड करेंगे, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, कैंडेला, इंटेंसिटी की जो होती है, ठीक है, उसके बाद मोल, टेम्परेचर की केल्विन, और एक और है आपकी सेकेंड हो गया, और एक और है आपकी क्या है वो, कैंडेला हो गया, ल्यूमिन इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, मोल, एक और है, मैं आपको भी, मेरे को जस्ट याद आएगी तो मैं बता दूंगी। तो हमारी मोल है उसमें से एक, तो 1 मोल हमारी वो अमाउंट होती है सब्सटेंस की जिसमें कि हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स और बहुत सारी एंटाइटीज होती हैं, और वो किसके इक्वल होती हैं, वो 12 ग्राम ऑफ द 12 कार्बन आइसोटोप के बराबर होती हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 किलोग्राम of the 12 कार्बन आइसोटोप। ठीक है, यानी कि अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो कि आप जो है ये मान लेते हैं, जो जब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके फाइंड किया गया कि 12 कार्बन में कितनी सारी एंटाइटीज़ हैं, तो वो उसका वैल्यू जो आई आपकी, वो एंटाइटीज़ की जो वैल्यू आई आपकी कार्बन 12 के लिए, वो आई है 1.99268 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये आया आपका। उसके बाद जो है कार्बन 12 लिया है अपने मास, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आपकी हो जाएंगे 12 अपॉन ये जो एंटाइटीज आई हैं जो कैलकुलेट हुई है मास स्पेक्ट्रोस्कोपर उससे, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपर से, तो वो आपकी इसके इक्वल आई है। ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, स्पेक्ट्रोमीटर से आपके फाइंड किया गया है इन्हें बाय स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो बाद में जाके बड़ी क्लासेस में आपकी अलग हो जाती है, और जिसको आप अच्छे से रीड करते हो अगर आप हायर स्टडीज में जाते हो तो केमिस्ट्री की। 1.99 स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ये मेजर किया गया है आपका, इतनी एंटाइटीज आपकी, एंटाइटीज का नंबर आता है, नंबर ऑफ एंटाइटीज प्रेजेंट इन किसी के भी आप जो है मास में देखते हो तो ये आ गया आपका, सॉरी 92648 इंटू 10⁻⁻23, और आप किसी को भी यदि देखते हो तो ये आपकी आती है 6.0221367 इंटू 10⁻, ये प्लस में चला जाएगा 23, और ये आपकी अवागड्रो नंबर कहलाता है, नंबर, उसको कैपिटल NA से रिप्रेजेंट करते हैं। अवागड्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया था। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड है,
सेपरेट नेम दिया गया था, इसे अवोगाड्रो कांस्टेंट कहा जाता है, अवोगाड्रो नंबर या अवोगाड्रो कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके कैपिटल एन से, और आपका देखो 6 के बाद इतना हटा के ये 20 के आसपास आपकी जीरो इसमें लग जाती हैं। तो इतनी सारी एंटाइटीज, इतने सारे एटम्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब एक मोल में, एक मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल में। तो अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन का लेते हैं तब भी हमारी यही वैल्यू आती है। 1 मोल उसमें कितने, इतने एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें इतने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.023 ले लेते हैं इसको याद करने के लिए, इंटू 10 to the power -23 इतना। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। क्या बताया मैंने, जो 1 मोल का मास होता है किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में, उसे हम मोलर मास कहते हैं। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18.02, और आपका NaCl का अभी हमने पीछे फाइंड किया था 58.5, जो फॉर्मूला मास था वही आपका, क्योंकि इसमें 1 है वैलेंसी, तो वही आपका मोलिकुलर मास है या मोलर मास है। अच्छे से समझ में आ गया। अब आप कहोगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में भी आपके कितने होंगे, 6.022 या 23 इंटू 10 to the power 23 इतने यूनिट्स ही होंगे NaCl के। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। अब हम अपने परसेंटेज कंपोजिशन पर आते हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीटर में कंफ्यूज मत हो ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है साइंस की ब्रांच है जिसमें कि हम ये सब स्टडी करते हैं, मास वगैरह, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा भी होगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही आपका स्पेशली आता है, जो भी मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बताई है। MSc में जाकर पूरा ब्रांच अलग हो जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपकी। ओके, BSc से थोड़ा सा चैप्टर वाइज होने लगता है, बट MSc में तो आपको पूरी बुक ही है स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। अब हमारा है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अब लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने के बाद उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ओके, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, टच वुड, आप लोगों की वजह से, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है इसमें, परसेंटेज कंपोजिशन में आपका देखो, जैसे आपको टर्म से क्लियर हो रहा है परसेंटेज के, कुछ ना कुछ आपका परसेंटेज से रिलेटेड होगा इसमें। तो अगर हम जो है इसके बारे में जब जो नंबर ऑफ एंटाइटीज हैं उनको हम रीड करते हैं किसी भी दिए हुए सैंपल में। मान लिया कोई आपको सैंपल दिया गया है, ठीक है, उस सैंपल में आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितने पर्टिकुलर एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब वो अननोन है आपके लिए कंपाउंड, आप जानते ही नहीं, एक पुड़िया में बंद करके आपको दे दिया कि भाई ये पहचानो आप, और हमें नहीं पता, केमिस्ट्री लैब में दे दिया आपको, ना आपको इसका फॉर्मूला पता, ना आपको इसके कंस्टिट्यूएंट पता, ना कोई रेशो पता कंस्टिट्यूएंट का, कुछ नहीं पता आपको, बिल्कुल यू आर अनअवेयर ऑफ दैट, कुछ नहीं आपको पता, अवेयर ही नहीं हो आप, अननोन ही नहीं हो, ठीक है। तो आप इसकी प्योरिटी कैसे चेक करोगे, उसके लिए हमारा ये परसेंट कंपोजिशन दिया गया है। अब मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया, इसमें वाटर का एग्जाम्पल लेके हम इसको करेंगे। देखो, इन सब में थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे आपके, कोई हेडिंग नहीं आएगी लिखने के लिए, कुछ नहीं आएगा इसमें से, इस वाले चैप्टर में से खाली न्यूमेरिकल आएंगे केमिस्ट्री में इस वाले चैप्टर पर बेस्ड। तो इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी पर नहीं जा रही हूँ। थ्योरी आप अगर बुक में करना चाहो, पढ़ना चाहो तो यू कैन डू, ठीक है, आप जो है कर सकते हो। अब हमने एग्जांपल ले लिया H2O का, अब हम इसमें कैसे निकालेंगे H2O में। H2O का फॉर्मूला इसमें आपको पता है कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना। अब आपको हाइड्रोजन, वो वाटर का तो चलो पता था, है ना, वाटर का तो आपको पता था कि भाई ये वाटर है ना, देखने से ही पता चल रहा है। लेकिन तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में आप जो है परसेंटेज निकालना सीखते हो, ठीक है।
we are dealing with the number of entities present in a given sample, but many a time information regarding the percentage of a particular element present in a compound is required. क्या है कि सपोज आपको एक अननोन और न्यू कंपाउंड दिया गया है और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इट्स फॉर्मूला और व्हाट आर इट्स कंस्टिट्यूएंट, या फिर इन व्हाट रेशियो आर दे प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड. ठीक है, तो फॉर नॉन कंपाउंड सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ चेक. क्या प्रोवाइड करती है? वेदर द गिवन सैंपल कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन अ प्योर सब्सटेंस या प्योर सैंपल. यानी कि आपको किसी भी दिए हुए कंपाउंड की प्योरिटी कैसे निकालोगे? इस डाटा से, इस फॉर्मूले से, इस परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से आप उसके अंदर चेक कर सकते हो उस सैंपल में किस एलिमेंट की प्योरिटी है या फिर कितना एलिमेंट की परसेंटेज उस दिए हुए कंपाउंड में प्रेजेंट है. अब मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया आपका वाटर. ठीक है, वाटर लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल हमने बुक में भी आपके वाटर ही मेंशन है, वाटर ही लेके चल रही हूँ. पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना. तो वाटर है, वाटर में आपके दो एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये 2 है और ये आपका 1 है, ऑक्सीजन है ना. अब आपको मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट यू हैव टू कैलकुलेट. तो व्हाट विल यू डू? आप ये करोगे कि मास निकालोगे उस एलिमेंट, उस कंपाउंड में एलिमेंट का कितना प्रेजेंट है. यानी कि मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो भी आपको दिया गया है, गिवन लिखना चाहो लिख दो, आप नहीं लिखना चाहते मत लिखो. ठीक है, कंपाउंड अपॉन जो टोटल उसका मोलर मास है, किसका? कंपाउंड का. मोलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड इनटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि मास परसेंट निकाल रहे हो आप. ठीक है, अब इसमें देखो इसका जो है मोलर मास कितना है, वाटर का मोलर मास कितना है इसका पता ही है सबको, कैलकुलेट करना भी आ गया. अब आपको 18.02, 2 इंटू 1.008 प्लस 1 इंटू 16.00 इज इक्वल टू 18.02. अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था. अब हमें मास निकालना है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 इंटू ओरिजिनल कितना होता है 1.008 अपॉन 18.02 इंटू 100. ओके, कैलकुलेट करते हो आप तो आपका 11.18% आता है. अब देखो इसके दो तरीके हैं. ऑक्सीजन का निकालने के लिए आप एक तो वही कर सकते हो 1 इंटू, पहले वही बता रही हूँ, 1 इंटू 16.00 अपॉन 18.02 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 88.79%. और नहीं तो अगर आप जो है कैलकुलेशन से और ये सबसे बचना चाह रहे हो 100 में से माइनस कर देना, डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि दोनों की परसेंटेज हमारी 100 होनी चाहिए, है ना. तो जब आपको एक एलिमेंट, दो ही इसमें प्रेजेंट है, एक एलिमेंट की पता चल गई, आपको कैलकुलेट कर लिया आपने 18, तो आप 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो भी आपका यही आएगा. तो दो मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो. इसी तरह से अगर 3 वाला है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, उसका मोलर मास फाइंड कर लोगे. कार्बन का पता ही आपको 12 होता है, हाइड्रोजन का पता है 1.008 होता है, उसका ऑक्सीजन का पता है 16.00 होता है. तो तीनों को इसी तरह से फाइंड कर सकते हो. 2 को करके 100 में से दोनों के सम को माइनस करोगे तो तीसरे का आपका खुद निकल जाएगा. तीसरे का आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, चलें. बस एक हेडिंग रह जाएगी फिर हमारी जो स्टोइशियोमेट्री. ठीक है, बाद में वो हम करेंगे. एक न्यूमेरिकल बेस्ड हमारा एक और है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल
फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत इजी वे में बता रही हूँ मैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, तो न्यूमेरिकल पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है आप कैसे करते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका फाइंड करने के लिए पहले मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों की डेफिनेशन बता रही हूँ। एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन देखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट number of different types of atoms present in a molecule of a given compound। ठीक है, आ गया है आपको अच्छे से समझ में। तो अब हमारी इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम दे रखी है आपको, प्रॉब्लम मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, और वैसे पेज नंबर भी बता रही हूँ, पेज नंबर 19 है एनसीईआरटी में। और इसी तरह का कोई हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी होगा कंसाइज में 11th के आईसीएसई बोर्ड में, और हमारी उत्तराखंड बोर्ड, और ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें आपका दे रखा है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% ऑफ क्लोरीन। तो क्या क्या है आपके पास, एक तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन कितना है आपका 4.07% है, कार्बन मैंने बताया 24.27% है, और ये आपका 98.96, ये आपका 71.85% है, 65 सॉरी, ठीक है। और आपका इसमें जो है मोलर मास दे रखा है कंपाउंड का, मोलर मास आपका जो दे रखा है कंपाउंड का वो है 98.96 ग्राम। ओके, ये आपको पता ही है इसका कितना होता है, यू नो वेरी वेल, 1.008, इसका होता है 12.01, इसका होता है 16.00, ठीक है। डिवाइड कर दो, सपोज ये ए है, ये आपका बी है, ये आपके क्या है मॉलिक्यूलर वेट है इनके, ठीक है। 6C12 मोलर मास वो भी कह सकते हो आप इनको, मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट है इनके, ठीक है। और परसेंटेज को, गिवन परसेंटेज को आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, ये आती है आपकी 4.04 A/B, परसेंटेज अपॉन जो भी आपका एटॉमिक वेट दे रखा है। इसकी वैल्यू आती है आपकी 2.021 और इसकी वैल्यू आती है 2.021। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, सिंपलेस्ट रेशियो इसका आ जाएगा 4:2 और डिवाइड कर दोगे इसे 4.04 को 2.021 से, इसको 2.021 को 2.021 से, देन 2.021 को 2.021 से। तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया 1 और दिस विल कम 1। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया अब H2CCl यानी कि CH2Cl। ओके, अब आपको जो है मोलर मास दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड कर लोगे, ठीक है। कैसे, 1.008 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 12.01 प्लस 16, नहीं सॉरी, ये तो 35.5 होता है आपका, सॉरी, ठीक है 35.5, तभी तो 2.202 आएगा। मैं ऑक्सीजन लेके चल रही थी इसको, सॉरी। ओके, इतना चलता है। उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे परसेंटेज वो करके वेरी करके ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ऑक्सीजन का ही करते हैं, आओ लेट इट बी, ठीक है। ऑक्सीजन मेरी सपोज करो इतनी ही दे रखी है, और मेरे ऑक्सीजन का मुझे पता है 16.00 होता है, मैं यही कर रही हूँ, तो 16 4 जा 16 मेरा इससे डिवाइड करो, 16.4, ठीक है,
फिर मुझे परसेंटेज भी अच्छा चेंज करनी पड़ेगी, तब मेरा फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। चलो करते हैं, लेट अस स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। पर पूरा फिर ये 98.86 उसी हिसाब से दे रखा है ना उसने, तो मुझे यहाँ पर क्लोरीन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा है 35.5। ये पूरा मुझे फिर पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना डिवाइड करने के लिए, तो यही लेते हैं हम, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन से भी कर सकते हो, C6H12O6 का भी बना सकते हो आप ऐसे ही। मैं घर से करने के लिए होमवर्क ही दे रही हूँ आपको। इसमें आप जो है C6H12O6 का ही निकालोगे। ठीक है, इसी के लिए करोगे आप, वाटर के ग्लूकोज के लिए करोगे आप, ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज का बनाओगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, इसमें आप ये मान लेना कार्बन इतना ही दे रखा है, हाइड्रोजन इतनी ही दे रखी है, और ऑक्सीजन 100 में से दोनों को ऐड करके तब माइनस कर देना। ठीक है, कर सकते हो आप, पीछे भी दे रखे हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे पीछे भी दे रखे हैं आपके। ठीक है, ओके, तो Cl का भी मेरा कितना आया है 35.5, तो इनको ऐड करते हैं हम 49 मेरा जो आंसर आता है वो आता है मेरा 49.948 ग्राम। ठीक है, आगे आपको मोलर मास है 98.96, N होता है आपका मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये आ गया आपका 98.96 अपॉन 49.48 ग्राम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। और जब आप इस फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला MF आ जाता है C2H4Cl2। ये आपका जो है फॉर्मूला आपको मिल जाता है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिकल कैलकुलेशन। ठीक है, जो स्टोइशियोमेट्री थी आपकी वो दो शब्दों से टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। एक तो है आपका स्टोइशोन, ठीक है, उसका मतलब है एलिमेंट, प्लस मेट्रोन, उसका मतलब है मेजर, यानी कि आप उसमें एलिमेंट की कैलकुलेशन करते हो मास वाइज और वॉल्यूम वाइज। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री thus deals with the calculation of masses, sometimes volumes also, of the reactants and the products involved in a chemical reaction। कि कोई भी chemical reaction, balanced chemical reaction आपको दी गई है तो उसमें आप कौन कौन से रिएक्टेंट, उनके रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या उनका नंबर है, क्या क्या आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कौन कौन से एटम्स और एलिमेंट्स आपके डिस्प्लेस होकर नए बन रहे हैं, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ये सब आप पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हो, उनकी स्टडी करते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने जो है कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले ली है, सपोज करो, ठीक है, ये थोड़ा सा ही दिया हुआ है आपके यहाँ, ज्यादा नहीं है, इसकी भी एक केमिस्ट्री में ब्रांच है स्टोइशियोमेट्री करके, वो भी हायर क्लासेस में, उससे रिलेटेड भी पूरी बुक है। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ तो बहुत थोड़ा सा दे रखा है, आपको उतना ही करना है, हेडिंग ही समझिए आपके बस। ओके, तो अब हमारा क्या है, स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सपोज करो ये आपकी कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है आपको कोई भी ये। ठीक है, क्या है इक्वेशन हमारी, मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके रिलीज हो रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, ये आपका गैस होता है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ये भी आपका गैसियस फॉर्म में मिलता है आपको, ये गैस है आपकी, ये भी, चारों सिमिलर स्टेट में है, चारों की जो स्टेट है वो गैसियस है। ठीक है, तो आप जो है इसमें देखते हो, बैलेंस करो इसे, CO2H2O 2 कर दें यहाँ पे और यहाँ पे 2 कर दें, हो गई बैलेंस।
तो आप ये देख रहे हो 1 मोल ऑफ मीथेन किससे रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और क्या मिल रहा है आपको? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। यही तो फाइंड कर रहे हो आप, यही तो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो वॉल्यूम के टर्म्स में ले तो 1 मोल है ना इसका, तो 22.7 लीटर, इसके साथ 45.4 लीटर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, CH4, और ये आपका O2, और ये आपको दे क्या रहे हैं 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 45.4 लीटर ऑफ H2O। दो है ना, 22.7 आपको STP पर वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम की वैल्यू लीटर की में 22.7, और आप अगर डबल करते हो, ट्रिपल करते हो, जितने भी मोल्स मिल रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ग्राम्स में भी निकाल दो, इनकी ग्राम में भी पूरी इंफॉर्मेशन दे दो। कितना आएगा? 12 और +4 16 ग्राम ऑक्सीजन का। कितने हैं यहाँ पे देखो, O2 है ना, O का 16 होता है, 16 टू जा 32, 32 टू जा कितना हो गया आपका 64 ग्राम, ठीक है, ओके। और ये आपका हो गया 32 + 12 कितना हो गया 44 ग्राम, और ये आपका हो गया 18, 16 O2 18 टू जा 36 ग्राम। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। इससे आप क्या कह सकते हो, मास इज इक्वल टू क्या, इससे आपका रिजल्ट निकला कि मास जो होता है वो मोल्स के इक्वल होता है। यार ये फाइंड तो किया आपने 1 मोल, ये सॉरी यहाँ पे 2 मोल है ना, 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, तो मास निकाला फिर आपने, ये रहा मास। और इसके इक्वल कौन है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर आपने वॉल्यूम भी फाइंड किया है, वॉल्यूम भी तो किया 22.7 44 45.4 22.7 और 45.4, इसे भी बड़ा सा लिख लो, ठीक है, ओके। तो एक आपका पता है आपको डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है, मास पता है, डेंसिटी निकाल सकते हो हर किसी की, भाई मास पता है, ये बता दिया 16 64 44 36, वॉल्यूम पता है 22.7 44.4 22.7 45.4, इसकी डेंसिटी सबकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हो, है ना, ओके। आ रहा है आपको समझ में अच्छे से? तो यही आपका स्टोइचियोमेट्री है, जिसमें आप पूरा का पूरा हर किसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, उसके मास के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, मोल्स के बारे में, डेंसिटी के बारे में, हर चीज के बारे में आप जब कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिमिट क्वांटिटी देता है, लिमिट में होता है। अगर वो खत्म हो जाता है तो रिएक्शन आपकी रुक जाती है। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको कहूं तो ये होता है कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, बताया ना, जो पहले खत्म हो जाता है, विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड देयरफॉर नोन एज द लिमिटिंग एजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन है? CH4 पहले खत्म होगा, ठीक है। अब जो रिएक्शंस है सॉल्यूशन में, उसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि मास परसेंट या वेट परसेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैरिटी क्या है और मोलैलिटी क्या है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा तो थोड़ा सा रह जाता है, उसमें मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन में आता है लिमिटिंग रीजेंट के बारे में, पूछता है वो आपसे। तो अब हम एक एक करके आपके जो है
करते हैं। ओके, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, इस पे आते हैं हम। लिमिटिंग रिएजेंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक आध नंबर में आपसे रिएक्शन देके पूछ लेता है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा होगा। पीछे बैक में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, कर लेना, जरूर कर लेना अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। मैं आपको पूरा कोशिश करूंगी कि उसको, आपकी क्वेरी को आपके साथ में सॉर्ट आउट करूं। ठीक है, अब मेरा इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैसे मैंने आपको बहुत सारे करा दिए हैं, एक क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ठीक है, ओके। तो ये जो कंबशन वाली इक्वेशन थी, इसमें मेरे को ये बताना है कि कंबशन के बाद कितने मोल्स, कंबशन के लिए कितने मोल्स मुझे मीथेन के चाहिए अगर मेरा रिएक्शन में 22 ग्राम CO2 रिलीज हो रही है। ये पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल 1.4 है आपका, एग्जाम्पल 1.4 है, आप क्वेश्चन बुक में से ही देख सकते हो। तो अब मेरी इक्वेशन क्या है, CH4 अभी लिखी थी मैंने, 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, है ना। इसकी भी 2 बैलेंस कर दो, ये गैस से, दिस इज ऑल्सो गैस। अब देखो यहाँ आपके ये 44 है भाई, 32 प्लस 12 44, ये आपका कितना है यहाँ पर 16 ग्राम। कितना पूछा है उसने, 22 का पूछा है कि 22 ग्राम कितने से आपको CH4 से मिलेंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स आपके यहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कि वो ये कह रहा है कि अगर मैंने 22 ग्राम मीथेन की, मुझे बाद में कंबशन के बाद 22 ग्राम ये मेरे को, सॉरी, मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड मुझको मिल रही है। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 22 ग्राम से आपको कितने मिलेंगे, और एक मोल किससे मिल रहा है आपको, 1 मोल ऑफ CO2 किससे मिल रहा है, 44 से, है ना। तो 22 ग्राम से कितने मिलेंगे, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, सिंपल जो मैथमेटिकल आपका कैलकुलेशन है कि 44 ग्राम से मिल रहे हो मुझे 1 मोल ऑफ CO2। ओके, 22 ग्राम से मुझे मिलेंगे 1 इंटू 22 अपॉन 44, 22 से डिवाइड किया 1 अपॉन 2.5 मोल। इजी था, है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, इजी था भाई, 44 यानी इज इक्वल टू 1 मोल, है ना, और 22 से हाउ मच मोल आपको मिलने हैं। तो बहुत आसान था आपको समझना।